मौसमियाती तब्दीलियों के भयानक असरात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं और एशिया के अहम तरीन पहाड़ी सिलसिले यानी कि कोई हिंदुकुश और कोई हिमालय में बर्फबारी कम तरीन सतह पर पहुंच गई, जिससे तकरीबन 2 अरब अफराद की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए इंटीग्रेशन माउंटेन डेवलपमेंट के मुताबिक रवां बरस मौसमी बर्फ़बारी में नुमाया जो कमी है वो मुसलसल तीसरे साल देखी गई है। यहाँ बर्फ़ जमने के रहने का जो दौरानिया है वो मामूल से 23.6% कम हुआ है, विच इज़ ह्यूज। और ये शरह जो है वो 23 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है, जिसकी वजह से दरियाओं के बहाव में कमी हो गई है। अब ज़ेरे ज़मीन पानी पर इन्हिसार बढ़ने लगा है, कहत के ख़तरात में इजाफा इससे हो सकता है। और सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद कुतुब शुमाल और कुतुब जनूब के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में है। लेकिन कभी हम देखते हैं कि ग्लोफ का इवेंट हो जाता है, ग्लेशियर फट जाते हैं, कभी हम देखते हैं कि बर्फबारी कम होती है और जब कभी क्लाइमेट के एडवर्सिटी की वजह से बहुत तेज़ी से बारिश होती है तो फिर वो सैलाब की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। हमारे साथ मौजूद है क्लाइमेट एक्टिविस्ट जनीता अवान। हम उनसे बात करते हैं। जनीता, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू वंस अगेन ऑन द शो। तो जनीता, पाकिस्तान ऑलरेडी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। ऐसे में जब ग्लेशियर्स को भी खतरा पड़ जाएगा तो वेयर आर वी स्टैंडिंग? वालेकुम अस्सलाम फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर हम हिंदुकुश और हिमालय रीजन की बात करें तो इनको थर्ड पोल का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास आर्कटिक और अंटार्कटिका के रीजन के बाद जो बर्फ़ के सबसे बड़े ज़ख़ीरे हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये ग्लेशियर्स वो हैं जो एशिया के जो सबसे इम्पॉर्टेंट दरिया हैं, जैसा कि हमारे पास दरियाए सिंध है, इंडिया का गंगस है, ब्रह्मपुत्रा है, ये उनको फीड करते हैं। और फिर ये दरिया ऑलमोस्ट 2 बिलियन तक जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को सपोर्ट करते हैं। तो इन ग्लेशियर्स में जब स्नोफॉल एक रिकॉर्ड हद तक कम हो जाती है तो बहुत सी वजूहात सामने आती है। जो दरिया का एक नेचुरल बहाव है वो इफेक्ट होता है, ज़राअत इफेक्ट होती है, पीने के जो पानी है उनकी सप्लाईज में कमी आती है, और इवन जो हमारी जियो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है रीजन की वो भी इफेक्ट होती है। और ये इश्यूज इस तरह के नहीं है कि ये अब अचानक से नमूदार हुए हैं, ये उस तरह की हैं कि ये क्लाइमेट चेंज जैसे ओवर द ईयर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते आ रहे हैं और अब ये बिल्कुल एक अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुके हैं। अच्छा जनिता, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी अरसे से मेरे जहन में घूम रहा है और मुझे लगता है कि यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और वैसे तो ये बात सभी को पता है कि हमारी दुनिया में 70% अर्थ जो है वो पानी है और 30% जो है वो हमारी आबादी है, और जिसमें से बड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा है वो फ्रेश वाटर है जिसको दुनिया यूटिलाइज़ करती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो ओशन वाटर है, सॉल्टी है, जो यूटिलाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि अब दुनिया ने इतनी तरक्की की है और हमारे भी अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे, यंगस्टर्स, हमारी यूथ ऐसे आए हैं जो ख़राब पानी को चेंज करके फ़्रेश वाटर में तब्दील कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी ऐसी मशीन्स बन रही हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप आबो हवा जो है उसी का इस्तेमाल, हवा का इस्तेमाल करते हुए उसमें से फ़्रेश वाटर निकाल। क्योंकि 70% पानी है दुनिया में, तो अगर ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, ये यूथ जो है वो यहाँ पर आके हमारे प्लेटफॉर्म पे चीज़ें करके दिखा रही है, तो क्यों ना इसको बड़े लेवल पे किया जाए और जो ओशन वाटर है, जो सॉल्ट है, उसमें से चेंज करके उसी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाए। क्या ये पॉसिबल नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि यूथ डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, तो जो इसमें हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वो इस चीज़ को डील करता है कि हम किस तरह से ख़राब पानी या जो आलूदा पानी है उसको साफ़ किया जाए या लोगों के लिए जो साफ़ पानी है वो मुहैया किया जाए। अब इसके डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिन पर काम करके हम क्लीन वाटर की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो मसले मसाइल हैं वो ये आते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये बहुत इसमें डिफरेंट रिसोर्सेज और डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर है, बिकॉज इसमें ऑफ कोर्स साइंटिफिक फैक्टर भी आ जाता है, इसमें दूसरा फैक्टर भी आ जाता है। अब ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में हम लेकर चले। इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज हमें रिक्वायर होंगे, मशीनरी रिक्वायर होगी। तो इसलिए ये वाला जो एसडीजी है पाकिस्तान में अभी तक इस पर काम कम हो रहा है, जो कि हम चाहते हैं कि इस पर काम ज़्यादा किया जाए।
क्योंकि इसके लिए रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस सतह की रिक्वायर है कि हमारे पास उस तरह के फिल्टर्स, उस तरह की मशीनरी हो जो कि सस्टेनेबिलिटी के साथ कनेक्ट किया जाए जिसे, और जो आने वाली जो इनोवेशन है उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करके क्लीन वाटर को लोगों के लिए मुहैया किया जाए। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ छोटे लेवल पर इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस एसडीजी को डील कर रही हैं, लेकिन बड़े लेवल तक अभी ये नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो जनीता, ये जो साइकिल है पूरा, इट गोज लाइक दिस। हमारे समंदरों में पानी या फिर डेल्टा में पानी तब आएगा ना कि जब ऊपर से बर्फबारी तगड़ी होगी। जब तगड़ी होगी तो वो दरियाओं में जाएगा, दरियाओं से जाते हुए फिर वो समंदर में जब गिरेगा तो हमारा डेल्टा भी महफूज होगा। और वो समंदर की खुराक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि समंदर में पानी ज़ाया नहीं करते हम, दैट्स फूड फॉर सी, दिस फ्रेश वाटर। नाउ द थिंग इज कि हम देखते हैं अक्सर गिलगित बल्तिस्तान से इस तरह की वीडियोज़ आ रही होती है कि वहाँ के लोकल्स कोई ना कोई ग्लेशियर को महफूज करने के लिए कोई तरीका, या तो रिवायती या गैर रिवायती तरीके अपना रहे होते हैं। ना एज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट, व्हाट डू यू सी, हम अपने ग्लेशियर्स को किस तरह बचा सकते हैं, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि नेचुरली हम तो वैसे कबाड़ा कर चुके हैं, हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर ज़्यादा पिघल जाते हैं, फ्लडिंग वाली सूरत हाल जो होती है, फ्लड के पानी को हम बचा नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं एज पाकिस्तानीज कि हम इनको बचा भी सकें और अपने पानी का मामला जो है उसको बेहतर तरीके से हल भी कर सकें? तो फैसल, इसमें सबसे पहले तो मैं एक रिपोर्ट शेयर करूंगी जो कि बहुत हमें फैक्ट्स बताती है कि पास्ट 23 इयर्स में जो हमारे ये हिमालय और हिंदू कुश के ग्लेशियर्स हैं, ये इनमें बर्फ जो है वो ऑलमोस्ट 24% तक कम हुई है, जो कि एक स्मॉल फिगर नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और इसकी काफ़ी कॉजेज हैं जिनमें सबसे बड़ा हमारे पास ग्लोबल टेम्परेचर्स का है। फिर इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं कि ब्लैक कार्बन पोल्यूशन जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज में जब इंक्रीज हुई, और ट्रैफिक वाला फैक्टर, और तीसरा डिफॉरेस्टेशन का। अब इन 3 से 4 फैक्टर्स ने कंबाइन होकर उस जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनकी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया, और वो इतने अलार्मिंग लेवल तक कम हो गई कि जो हमारे पास सर्दियां ज़्यादा हुआ करती थी, बर्फबारी ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो सर्दियों का भी ड्यूरेशन टाइम पीरियड कम हो गया है, बर्फबारी का भी कम हो गया है, और वो जो बर्फ है वो बारिश के साथ रिप्लेस हो गई है। क्योंकि जब गर्म हवा होती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी, जो कि बारिश का बायस बनती है, ना कि बर्फबारी का। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैन मेड भी है, क्लाइमेट चेंज का भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये हुआ। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो अगर हम इसमें इसकी थोड़ी सेक्शन ओरिएंटेड बात करें तो उसमें ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको सबसे पहले इन जो फैक्टर्स इन इसका वजूहात का बायस बन रही हैं उनको टैकल करने की ज़रूरत है। एफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स इस तरह के लाने चाहिए, और दूसरा ये है कि ग्लेशियर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें स्टार्ट करने चाहिए, जो कि कॉन्टिन्यूसली रेगुलेट कर रहे हों। वी आर शॉर्टनिंग एट द टाइम, बट जो आप बात कर रही हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, उससे पहले मेरे ख्याल से उन पर भी इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि जो ग्लेशियर मॉनिटरिंग वाले प्रोग्राम्स हैं कितने सक्सेसफुल हुए हैं और उनसे क्या आउटकम अभी तक निकला। बिल्कुल ऐसा ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।